हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जनरल मीनिंग इसका क्या है और इस पे कई सारे क्वेश्चन भी आए हैं। और जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में या और भी किसी मोशन में आपको उस मोशन का इक्वेशन दे देंगे, तो उससे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करा सकते हैं। या मोशन कोई प्रोवाइड करेंगे करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेंगे। तो जनरल मीनिंग इसका है क्या, जैसे हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ये वर्ड आया कहां से? रेडियस वर्ड जो आया है वो सर्किल से आया है। और कर्वेचर का जनरल मीनिंग होता है बेंडिंग। कोई पाथ बेंड कर रहा है, ठीक है, कोई बॉडी मोशन कर रही है किसी कर्व पाथ पे, और वो पाथ कैसा है? बेंड कर रहा है बार बार। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं, स्ट्रेट कर्व नहीं। स्ट्रेट कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पर पाथ जो भी है, जो भी कर्व मोशन हो रहा है, कर्व पाथ है, किसी बॉडी का पाथ है, वो कर्व्ड है, उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कर्व पाथ बनेगा। प्लेनर मोशन हम पढ़ ही रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। तो जब भी कोई पाथ बेंड करता है तो उसका जनरल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है कर्वेचर, उस पाथ का कर्वेचर। तो उस पाथ का हर एक पॉइंट पे कर्वेचर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो कर्वेचर का जनरल मीनिंग क्या है? बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ पाथ, बेंडिंग। पाथ में डेविएशन हो रहा है, ऐसे जा रहा बॉडी, फिर ऐसे बेंड कर जा रही, फिर ऐसे बेंड, किसी भी पाथ को कैसे भी। तो जनरल मीनिंग इसका है बेंडिंग। और रेडियस वर्ड कहां से लिया गया है? ये लिया गया है सर्किल से। तो बहुत बेसिक समझिए, रेडियस वर्ड आया है सर्किल से। और सर्किल कैसा पाथ है? कर्व पाथ है, जो बार बार बेंड होता रहता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा पाथ नहीं है, वो हर एक पॉइंट पे बेंड होता रहता है। तो सर्किल एक कर्व पाथ है और हर एक पॉइंट पे उसमें बेंडिंग होती है, बेंड होता रहता है। इसलिए ये रेडियस वर्ड कहां से लिया गया? उस कर्व पाथ सर्किल से लिया गया है। उसकी एक रेडियस होती है, हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस के पॉइंट तक की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती, उसी को रेडियस कहते हैं। तो जो भी सर्किल एक हमारा कर्व पाथ है, वो हर बार बेंड होता रहता है, उसकी अपनी एक रेडियस होती है। तो रेडियस वर्ड आया वहीं से, सर्किल से। कर्वेचर का जनरल मीनिंग है बेंडिंग, कि वो पाथ बेंड कर रहा है। हो सकता है वो सर्किल हो, या हो सकता है कोई और पाथ हो, लेकिन है कर्व। कर्व है तो वो बेंड कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और कर्व है तो उसका कर्वेचर होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट कर्वेचर होगा। अगर बेंडिंग है पाथ में, ज्यादा बेंड कर रहा होगा कहीं पर कम बेंड कर रहा होगा। तो जहां पर ज्यादा बेंडिंग है, बहुत शार्पली बेंड हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे वहां पर कर्वेचर ज्यादा है। और जहां पर धीरे धीरे बेंड हो रहा है, शार्पली बेंड नहीं हो रहा है, बहुत कम बेंडिंग है, तो वहां पर हम कहेंगे कर्वेचर कम है। कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में इनवर्स का रिलेशन है। जहां पर कर्वेचर ज्यादा होगा, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और जहां पर कर्वेचर कम होगा, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। इनवर्स का रिलेशन, पाथ जहां ज्यादा बेंड करेगा वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, पाथ जहां कम बेंड करेगा वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, ठीक। तो कर्वेचर का है मीनिंग बेंडिंग, कि कितना बेंड कर रहा है, तेजी से बेंड कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, बेंडिंग ज्यादा है या कम है, तो ये हो गया कर्वेचर मीनिंग। और रेडियस, उस कर्वेचर का रेडियस क्या है, तो आप समझिए इस बात को। अब हम कर्व बनाने जा रहे हैं, तो उसकी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएंगे। तो बेंडिंग या सर्किल से ये रेडियस वर्ड आया है, कर्वेचर उस पाथ के बेंडिंग से आया है, तो उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। जैसे ये एक पाथ है, ऐसे इस तरीके से हमने कोई पाथ बना दिया, इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं।
इस कर्व पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है ऐसे। ये कर्व पाथ है हमारे पास, और हम किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, किसी पॉइंट पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगी। बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही, किसी इंस्टेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछी जाती है किसी पॉइंट पर। तो हर पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ऐसे समझ सकते हैं कि एवरी कर्व पाथ, every curved path can be considered to be made up of infinite circular arcs। सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े भी थे, जहां पर रोड पे हम बेंडिंग करते हैं तो वहां पर थोड़े टाइम इंस्टेंट के लिए थोड़ा सा पाथ जो है वो सर्कुलर होता है। वो किसी ना किसी सर्किल का आर्क ही होता है, जहां पर सड़क पे, रोड पे बेंड करते हैं। तो वो जो थोड़ा सा बेंडिंग है वो किसी न किसी एक सर्किल का छोटा सा पार्ट है। तो वहां पर कुछ एक रेडियस हम लोग एज्यूम करते थे, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे ही हर पाथ के लिए होता है। तो एवरी कर्व पाथ, अगर कर्व पाथ है उसको हम कैन बी कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क्स। किसी भी बेंडेड पाथ को या किसी भी कर्व पाथ को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर आर्क से बना हुआ मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये। तो अगर इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क से बना हुआ है तो हर एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे। हर एक पॉइंट पे इसका, अगर ये पाथ कई सारे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो है ये सर्कुलर आर्क से बना हुआ है, कई सारे इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क से बना हुआ है, तो हर जगह उस सर्कुलर आर्क की एक रेडियस भी होगी, जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और थोड़ा समझते हैं, देखिए ये पाथ है, ऐसे कोई फॉलो कर रहा है इस पार्टिकल, इस पाथ को, एक कर्व पाथ है, और हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, या इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कहीं भी जानना चाहते हैं। इस पॉइंट को अगर हम ले लें तो इस पॉइंट के नेबरहुड में छोटा सा एक आर्क लेते हैं, छोटा सा लेंथ लेते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल, छोटी सी लेंथ, इनफाइनेटली स्मॉल। ये अगर हम देखें इतना पाथ, ये, तो ये पाथ, ये जो है ये लेंथ किसी न किसी सर्किल का आर्क होगी। ये पूरा किसी सर्किल का आर्क नहीं है। ये हम कहें इतना बड़ा, ये ये किसी सर्किल का आर्क नहीं है, क्योंकि सर्कुलर जो पाथ होगा, सर्किल जो होगा, उसमें ये पूरी लेंथ किसी सर्किल पे आए ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाए, या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ किसी सर्किल पे लाई कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट एक छोटा सा स्मॉल आर्क, छोटा सा स्मॉल पाथ एट एन इंस्टेंट, स्मॉलेस्ट पाथ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ का अगर हम आर्क लें, छोटा सा लेंथ लें इस पाथ का, तो वो किसी न किसी सर्किल के आर्क पे जरूर आएगा, किसी न किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो इतना छोटा सा ये आर्क लेते हुए, ये इस पे हम अगर सर्किल एक ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ये तो इतना पार्ट इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे आ गया, इस पाथ का, इस पाथ का ये छोटा सा पार्ट, यहां से यहां तक का पाथ, बिल्कुल छोटा सा पाथ इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। ये जो हमने सर्किल ड्रॉ किया, दिस,
ऐसे ऐसे ही किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे यहां पर बनाना चाहते हैं तो ये छोटा सा आर्क एकदम, ये यहां से यहां तक का, ये किसी न किसी सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा होगा। ये तो यहां से यहां देख रहे हो, यहां छोटा सा एक सर्किल बना, तो ये कहीं सेंटर इसका होगा, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आर्क लिया और उस पे एक हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये तो इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे ये इतना आर्क लाई कर रहा है, छोटा सा आर्क। तो चूंकि कर्व बेंडेड है, जो हमारा कर्व पाथ है, इसलिए हर एक जगह पे कोई ना कोई एक सर्किल ऐसा बनेगा जिस सर्किल के सरकमफेरेंस पे इस कर्व का छोटा सा पार्ट लाई कर रहा होगा। तो दीज आर, यहां पर कुछ रेडियस मान लेते हैं कुछ होगी R2, यहाँ कुछ रेडियस R1 है, यहाँ भी रेडियस कुछ होगी, मान लेते हैं रेडियस जो है ये रेडियस R है, ठीक है। तो बात कैसे समझ में आई? एवरी कर्व पाथ कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क्स। तो छोटे 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 इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क्स होंगे। यहां पर भी अगर हम बनाए तो एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जिस सर्किल पे एक छोटा सा इसका पार्ट लाई कर जाएगा, इस पाथ का, ये कर्व पाथ का छोटा सा पार्ट उस सर्किल के ऊपर लाई कर जाएगा। हम यहां पर देखना चाहते हैं तो यहां पर भी एक छोटा सा सर्किल बन जाएगा। कहीं पर भी हम देखें, यहां पर देखना चाहते हैं तो यहां पर एक सर्किल ऐसे ड्रॉ करें, इस तरीके से ड्रॉ करें कि इसका छोटा सा पार्ट उस सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई कर जाएगा। तो वो भी एक सर्किल के छोटा सा पार्ट ही है, आर्क है। तो हर एक पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटे छोटे पार्ट जो है किसी भी पॉइंट पे आप देखना चाहते हो तो उस पॉइंट पे एक स्मॉलेस्ट, एक इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ चूज करिए और उसको आर्क बनाते हुए और ऐसे लेकर के कंपास वैसे ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करेंगे तो एक सर्किल बनेगा और सर्किल पे एक छोटा सा पार्ट उस पे लाई कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, जो उस सर्किल की रेडियस होगी वही इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाएगी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इस पाथ की, R1। इस पॉइंट पे इस पाथ की, ये जो कर्व पाथ है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, R2। और इस पॉइंट पे यहां पर इस पाथ की, ये जो कर्व पाथ है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, R। तो हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी। क्यों चेंज हो रही है? हमने बताया था जहां पर बेंडिंग ज्यादा हो, यहां पर बेंडिंग कम है, यहां पर बेंडिंग तेजी से है, यहां ज्यादा बेंड है कर्व और यहां पर कम बेंड है, यहां पर भी कम बेंड थे। तो जहां कर्वेचर कम है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, और जहां कर्वेचर ज्यादा है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। यही बात मैं बोल रहा था। तो जब भी पाथ तेजी से बेंड करेगा, बहुत शार्प बेंडिंग होगी इस तरीके से, बशर्ते इस सारे सिनेरियो में स्मूथ कर्व होना चाहिए। ऐसे कर्व नहीं हो सकता, ऐसे है स्ट्रेट लाइन वैसे, ये ऐसे बेंडिंग नहीं चलेगी। यहाँ किंक बन रहा है तो किंक नहीं बनना चाहिए, स्मूथ कर्व होने चाहिए, ठीक है, स्मूथ लाइक दैट, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ये छोटा सा पार्ट अगर हम देखें तो ये ऐसे एक सर्किल बन जाएगा और इस सर्किल की एक रेडियस होगी और उसी को कहेंगे इस पॉइंट पे इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस कर्व की इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, इस सर्किल की जो रेडियस होगी वही इस पाथ की इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाएगी। इस पॉइंट पे इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, R2 है, ठीक है। और इस सर्किल की जो रेडियस होगी वही जो है इस पॉइंट पे इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाएगी, ठीक। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऐसा तो नहीं चलेगा, इस तरीके का नहीं चलेगा, ऐसे बेंडेड भी है ऐसे, और एकदम से फिर कहीं पर इस तरीके से बन जा रहा है ऐसे, तो ये नहीं चलेगा। किंक नहीं बनना चाहिए, स्मूथ कर्व। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड नहीं है,
और इस तरीके का होगा तब भी नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी तब भी नहीं, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या लिखना, रेडियस वर्ड कहां से लिया गया है, इन सर्किल्स से लिया गया है। कर्वेचर वर्ड कहां से लिया गया है, बेंडिंग से। तो जहां कम बेंडिंग है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, जहां ज्यादा बेंडिंग है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। यह आप इस ग्राफ से या इस फिगर से देख सकते हैं। यही मैंने बात बोली थी पहले कि कर्वेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये बात आप लिख सकते हो, कर्वेचर is inversely proportional to radius of curvature। अगर कर्वेचर ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, कर्वेचर कम है दैट मींस बेंडिंग कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। कर्वेचर का जनरल मीनिंग क्या है, बेंडिंग। अगर ज्यादा बेंड हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, कम बेंड हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस वर्ड कहां से लिया गया है, सर्किल से। कर्वेचर वर्ड कहां से लिया गया है, बेंडिंग ऑफ द पाथ। तो दैट मींस बेंडिंग ऑफ द पाथ वैसा होगा, मतलब कर्व पाथ होगा। अगर बेंडिंग हो रही है पाथ में तो कर्व पाथ होगा, और कर्व पाथ है तो हर एक पॉइंट पे, हर एक डिफरेंट पॉइंट पे इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इस कर्व पाथ पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगी, हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होंगे, क्योंकि लगातार पाथ जो है बेंड कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में ये चल रहा है। तो आई थिंक जितना इसमें एक्सप्लेन करना था वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो बेसिक मीनिंग समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्व पाथ, इंस्टेंटेनियस कर्व पाथ ऑफ द एट ए पॉइंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सर्किल एक बनेगा, कहीं भी देखना चाहते हैं वहां पर हम क्या करेंगे, उस पाथ का छोटा सा पार्ट इस तरीके से हम सर्किल एक ड्रॉ करें कि उसका छोटा सा पार्ट इस पे लाई कर जाए उस सर्किल के सर्कमफरेंस पे। तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी वही इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाएगी इस पॉइंट पे। वैसे ही इस पॉइंट पे कहीं भी आप ड्रॉ करना चाहें। ठीक है जी, तो आई थिंक सारा इनसाइट अंदर से जहां तक भी समझना था हम लोगों को वो समझ चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल मीनिंग क्या है। और ये याद रखना है, कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो कोई भी कर्व पाथ हो हम उसको इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क से बना हुआ मान सकते हैं। ये सर्कुलर आर्क है छोटा सा, किसी सर्किल का आर्क होगा, अगला पार्ट वो भी सर्किल का आर्क होगा, अगला पार्ट वो भी किसी सर्किल का आर्क होगा, अगला पार्ट, अगला पार्ट, अगला पार्ट, ये पार्ट भी किसी सर्किल का आर्क होगा, ये पार्ट भी किसी सर्किल का आर्क होगा, ये पार्ट भी किसी सर्किल का आर्क है, ये पार्ट भी किसी सर्किल का आर्क है। तो सारे सर्किल के आर्क से मिलकर के ये पूरा कर्व पाथ बना हुआ है, और वो सारे सर्किल्स अलग अलग रेडियस के होंगे, इसलिए हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। ठीक है जी, यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब अगर ये बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, तो हमने प्लेनर मोशन में बताया था किसी भी पॉइंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। दिस ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अगर हम उस पाथ इस पॉइंट पे बताना चाहते हैं कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है इस कर्व पाथ पे उसकी वेलोसिटी किधर है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, v या स्पीड। ठीक है, यह है स्पीड। ओके जी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मतलब स्पीड अगर चेंज हो रही होती है तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी डेवलप हो जाता है, जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगा, इस तरफ को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इसका मैग्नीट्यूड हमने बताया था dv/dt। इसी स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। और चूंकि ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक और एक्सीलरेशन डेवलप होता था, जो कि किस डायरेक्शन में होता था, सेंटर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक सर्किल जो बनेगा इंस्टेंटेनियस सर्किल, इसका सेंटर ये है और रेडियस r मान रखिए। तो इस तरफ को एक a
रेडियल या ए नॉर्मल या ए सेंट्रीपिटल, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो ये एक रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ काम करेगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स या नॉर्मल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन कह सकते हैं, या रेडियल एक्सीलरेशन डेवलप होगा। और अगर स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन होगा। ठीक, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई चीज अब नई नहीं है। तो एक रेडियल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और रेडियल एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू होती थी? ये होती थी यहाँ पर जो भी स्पीड है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v² r, तो ये रेडियस से डिवाइड कर देते थे, v² r, ये रेडियल एक्सीलरेशन होता था। इसका मतलब है कि सेंटर की डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में अगर हमें एक्सीलरेशन पता हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताई जा सकती है। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड का स्क्वायर, इस पॉइंट पे स्पीड है, याद रखिएगा इस पॉइंट पे कितनी स्पीड है? v। अगर स्पीड चेंज हो रही तो इस पॉइंट पे अलग हो जाएगी, इस पॉइंट पे अलग हो जाएगी, इस पॉइंट पे अलग हो जाएगी, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड, इसलिए एक्सीलरेशन भी अलग अलग होगा। तो v² ar ऐसे लिख सकते हैं, v² नॉर्मल एक्सीलरेशन या फिर इसको रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो उस इंस्टेंट पे हम अगर v पता है, हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, स्क्वायर कर दें अपॉन सेंटर की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उससे डिवाइड कर दें, तो इस इंस्टेंट पे, इस पॉइंट पे इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मालूम हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन से डिवाइड करेंगे स्पीड के स्क्वायर को। और भी बहुत सारे हैं, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन अगर पता है तो मैथमेटिकली नॉर्मल, टेंजेंट की डायरेक्ट इक्वेशंस निकाल के उनको कंपेयर करके एक बड़ा सा डेरिवेशन करके हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो निकालते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, उसके टर्म में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग नहीं करेंगे, वो थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें हैं। अभी नॉर्मल जो जेईई मेंस तक पूछी जाती है उसका हम डील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है जी। तो ये रेडियल एक्सीलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों डेवलप होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में डिस्कस किया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालनी है तो यहाँ पर स्पीड का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन जो सेंटर की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। तो आप देख रहे हो एक्सीलरेशन कहाँ ज्यादा होगा? जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस हो। अगर मान लेते हैं, ये तब कह सकते हैं जब हम ये कह दें कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जाने का मतलब ये फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक नई सिचुएशन हमने ली, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये जीरो हो गया, केवल ये बचेगा, ठीक है जी। तो हर जगह v तो सेम रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन कहां पे ज्यादा होगा? जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कहां पे है? यहां पर। तो जहां कर्वेचर ज्यादा है वहां पर एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, और जहां कर्वेचर कम है वहां एक्सीलरेशन भी कम होगा, क्योंकि यहाँ रेडियस बड़ी है इसलिए ये AR कम हो जाएगा, बशर्ते v कांस्टेंट हो। ये तब की बात कर रहा हूं मैं जब v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो बन चुका है। तो हर एक पॉइंट पे अगर हम कंपेयर करना चाहें कि कहां पर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, कहां पर एक्सीलरेशन कम होगा, तो यहाँ एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, यहाँ एक्सीलरेशन कम होगा। उसका रीजन है दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है इसलिए एक्सीलरेशन कम होगा, रेडियल एक्सीलरेशन। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। तो ये एक अलग सिचुएशन हो गई जब कांस्टेंट स्पीड से कर्व पाथ पे बॉडी चल रही हो। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल वही है, ठीक है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी वेरी कर रही है तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि कहां पर कितनी स्पीड है और कहां पर कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इन दोनों के रेशियो से हम बता पाएंगे कि कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है। वो तो एक जनरल केस हो गया, ठीक है। तो ऑल अबाउट जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमें बताना था वो हमने बता दिया। तो ये है क्या? इट इज द रेडियस ऑफ ए कर्व पाथ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या? इट इज
It is the radius of a curved path. Curved path. It is radius of a curved path at a particular point. या हम ये भी कह सकते हैं इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट whose part is the this curved path or whose part is lies on the this circular path, जिसका छोटा सा आर्क है इस सर्कुलर पाथ पे लाई कर रहा है, उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, इस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व पाथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, इसको और थोड़ा अच्छा करते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व्ड path at a point is defined as the radius of a circular arc या a circle, radius of a circle whose part is that curved path, whose part is that curved path। तो उस सर्किल की रेडियस होगी जिस सर्किल का एक छोटा सा पार्ट वो कर्व्ड पाथ बन रहा हो। ठीक है ना। रेडियस ऑफ ए सर्किल whose part is that curved path। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व्ड पाथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये सर्किल की रेडियस होगी whose part, जिसका कुछ पार्ट इज दैट कर्व्ड पाथ, इसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होगा, वो कर्व्ड पाथ ही होगा। ठीक है ना। ये है मीनिंग आप निकाल सकते हैं, जो हमने बोला उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। तो ये हम कह सकते हैं ये सर्किल की रेडियस होगी या रेडियस ऑफ ए सर्कुलर आर्क व्हिच पासेस थ्रू द दैट कर्व्ड पाथ, उस कर्व्ड पाथ से जो पास हो रहा है सर्किल, उसकी रेडियस जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाएगी उस पॉइंट पे उस कर्व्ड पाथ की। ओके। तो लैंग्वेज से मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे। रेडियस ऑफ दैट सर्किल व्हिच पार्ट इज दैट कर्व्ड पाथ। ठीक है। तीन हम डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आए, प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछे गए रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो उसी पर हम आते हैं, पहले थ्योरी पे फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे। तो ऑल अबाउट इसी से हम फाइंड आउट किया करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, उसको स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे नॉर्मल की डायरेक्शन में या सेंटर की डायरेक्शन में जो भी एक्सीलरेशन होगा, बस वहां पर उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। ठीक है। अब हम बनाते हैं एक केस। केस क्या है, मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम सोच रहे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग।